Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. We're continuing chapter number 11, P block element. और प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो पी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती वो हमने डिस्कस की और इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 द एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है उनकी भी अक्यूरेंस हमें पढ़नी है, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ग्रुप 13 के अंदर जिसको कि हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं आई होप आपको ये याद होगा। दैट इज बोरॉन फैमिली ग्रुप नंबर 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड निहोनियम। निहोनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव होता है, तो इसके बारे में इसके बारे में आपको कुछ याद रखना नहीं है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, उसके बाद 8, उसके बाद में 8, उसके बाद में 18 एंड देन 32। ठीक है, तो उस तरीके से आप इनका एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। बोरॉन कैसा होता है? बोरॉन टिपिकल नॉन मेटल होता है। ठीक है, कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टी मेटेलॉइड से मिलती है। जबकि एल्यूमिनियम कैसा होता है? एल्यूमिनियम जो है होता है बेटा ये बहुत अच्छा मेटल होता है बट शो मैनी केमिकल सिमिलरिटीज टू बोरॉन, बट इसकी बहुत सारी रिएक्शन बोरॉन के साथ मैच होती है। गैलियम, इंडियम, थीलियम ये सब के सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, याद। अब आता है इनका अक्यूरेंस। ग्रुप 13 के जो मेंबर्स हैं इनका अक्यूरेंस क्या है, कहाँ से कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। सबसे पहले बात हम करेंगे बोरॉन की। बोरॉन जो एलिमेंट है ये कहाँ से मिलता है देखिएगा। बोरॉन इज फेयरली रेयर एलिमेंट, बहुत कम पाया जाता है। मेनली अकर्स एज ऑर्थोबोरिक एसिड S3BO3, बोरेक्स Na2BO4 O7.10S2 जो कि हमें इस चैप्टर में डिस्कस भी करना है थोड़ा सा। करनाइट Na2B4O7.4S2 इनके फॉर्म में जो बोरॉन है बोरॉन पाया जाता है। इन इंडिया के अंदर अगर हम बोरेक्स की बात करें, ये जो बोरेक्स है ये कहाँ पर मिलता है? इंडिया के अंदर जो बोरेक्स होता है इस पूगा वैली लद्दाख के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान की जो सांबर झील है वहाँ पर भी बोरेक्स मिलता है। द अबेंडेंस ऑफ बोरॉन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन, देखिएगा अर्थ क्रस्ट में ये इतने से भी कम परसेंट होता है बायोमास के फॉर्म में। देयर आर टू आइसोटॉप्स, बोरॉन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक B10 और एक B11। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम जो होता है ये मोस्ट अबेंडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो एल्यूमिनियम ही है और एल्यूमिनियम मोस्ट अबेंडेंट थर्ड एलिमेंट होता है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन और उसके बाद में कौन होता है? उसके बाद एल्यूमिनियम ही होता है। मेटल्स में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना होता है? टोटल अर्थ क्रस्ट का जो मास है उसका अप्रॉक्स 8.3% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद में सिलिकॉन। मास के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद में कौन होता है? ये होता है आपका एल्यूमिनियम। और एनवायरमेंट की बात हम करेंगे तो एनवायरमेंट के अंदर कौन होता है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। चलिए, बॉक्साइट। अब आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, किसके फॉर्म में पाया जाता है? बॉक्साइट के फॉर्म में पाया जाता है, ये इसका ओर है एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट Na3AlF6 ये भी इसका और है। आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम के इम्पोर्टेंट मिनरल या और होते हैं। इंडिया के अंदर ये माइका के फॉर्म में MP मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू में पाया जाता है। अब बच कौन गया है? गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये तीनों के तीनों जो होते हैं लेस अबेंडेंट एलिमेंट होते हैं, नेचर के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं। नियोनियम जो होता है ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसका हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो 20 सेकंड ही होता है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव है। इसके बारे में कुछ हमें पढ़ना ही नहीं। ये इनकी ऑकरेंस हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जो कि आपको याद रखने हैं, बाकी का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा, अब आता है इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनका एटॉमिक प्रॉपर्टीज। 13 ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका सबका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। दैट्स राइट। N is what is N here? Here is period number. That is period number.
बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2p1, दोनों का देखिएगा लास्ट में s2p1 s2p1 और उससे पहले नोबल गैस। गैलियम और इंडियम दोनों का देखिएगा नोबल गैस, उसके बाद डी के ऑर्बिटल्स, फिर एस के और उसके बाद में पी के, दस राइट। वेट का 1, उसके बाद थैलियम में देखिएगा पहले नोबल गैस, उसके बाद एफ का, फिर डी का, फिर एस और फिर पी1, लास्ट में होता सब में पी1 ही है, s2p1 s2p1 s2p1। बोरोन और एल्यूमिनियम हैव नोबल गैस कोर। अगर आउटर सेल को यहाँ से हटा दिया जाए तो उसके बाद बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों में नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाता है। गैलियम इंडियम हैव नोबल गैस प्लस, ठीक है, यहाँ से अगर हम आउटर शेल को हटा दें 4s और यहाँ से pk और s के इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दिया जाए गैलियम इंडियम इन दोनों के अंदर, तो फिर क्या बच जाएगा, नोबल गैस और साथ में d के इलेक्ट्रॉन्स और बच जाते हैं, 10d इलेक्ट्रॉन। एंड थैलियम एंड नियोनियम हैव नोबल गैस प्लस में 14f के इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में d के 10 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है ना। अगर आउटर शेल के लिए s के 2 और p के हटा दिए जाए तो फिर यहाँ f के और साथ में d के होते हैं, यहाँ केवल d के होते हैं और यहाँ किसी के नहीं होते, यहाँ पर सीधा नोबल गैस वाला कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबका होता है। एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन, बस आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि 2s2 s2p1 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 सब में होने वाला है। इसमें सीधा नोबल गैस होता है, इन दोनों में d के आते हैं और इन दोनों में f के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पेरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में नंबर 2, दैट इज एटॉमिक रेडियस। अब हमें पता है कि अप टू डाउन जाएंगे तो साइज ऑब्वियसली इंक्रीज होता जाता है। ऑन जर्नल in journal on moving down the group atomic radius expected to increase due to increase in number of Salvator acid। अब देखिएगा बोरोन से एल्यूमिनियम पे जा रहे हो तो इंक्रीज हुआ, एल्यूमिनियम से गैलियम पे जा रहे हो तो इंक्रीज हुआ, गैलियम से इंडियम पर जा रहे हो तो इंक्रीज हुआ, इंडियम से थैलियम पर जा रहे हो तो भी इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन इस इंक्रीमेंट के अंदर दो जगह थोड़ा सा देखिएगा, एक तो गड़बड़ कहाँ हुई है, ये एल्यूमिनियम से गैलियम पर गया, एल्यूमिनियम का रेडियस देखिएगा 143 है, गैलियम का कितना है 135, ये क्या हुआ, गैलियम का रेडियस जो है वो छोटा हो गया है। दूसरा, गैलियम से इंडियम पे गए हो इंक्रीज हुआ, इंडियम से जब तुम थैलियम पर जा रहे हो तो इंडियम का जो रेडियस है वो कितना पिकोमीटर है 167 और ये जो थैलियम है उसका है 170, तो इंक्रीमेंट बहुत नेग्लिजिबल हुआ, अप्रोक्स सिमिलर साइज दोनों का। और यहाँ तो इंक्रीमेंट होने की बजाय क्या हो गया, एल्यूमिनियम से गैलियम पर गए तो डिक्रीमेंट हो गया, रेडियस बढ़ने की बजाय रेडियस कम हो गया है। तो राइट जो ऑर्डर है यहाँ पर रेडियस का, बोरोन, बोरोन से बड़ा जो रेडियस होता है दैट इज गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम, ये ऑर्डर होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों के रेडियस का जो साइज है उसके अंदर एक्सेप्शन लगता है। अब एक्सेप्शन क्यों लग रहा है, क्या लॉजिक होगा, लॉजिक देखिएगा क्या है, atomic radius of gallium is less than aluminum because the presence of additional 10d electrons offer only poor shielding effect for the outer electron, which result in increased nuclear charge in gallium. That's right. Consequently, the atomic radius of gallium is less than that of aluminium. ऐसा यहाँ इसलिए होता है, समझ में नहीं आया, अभी हम इसे समझते हैं। देखो भाई, पीरियोडिक टेबल की अगर आपको थोड़ा सा इसका लोकेशन याद हो पीरियोडिक टेबल का, एल्यूमिनियम जो होता है बेटा वो एल्यूमिनियम होता है यहाँ पर, ये यहाँ बोरोन है, यहाँ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम से जब आप कहाँ पर जा रहे हो, गैलियम पर जा रहे हो, दैट्स राइट। तो एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है और उसके बाद ये कितने पे आता है, 18 जोड़ दीजिएगा 31 पे आता है। तो एल्यूमिनियम से इधर जाओगे तो 6 एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 तक यहाँ होता है, 18 के बाद में 19, 20 और 10 एलिमेंट ये और होते हैं बीच में, किसके होते हैं ये, ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक वाले 10 एलिमेंट जो है ना वो यहाँ पर होते हैं। 10 एलिमेंट ये और होते हैं। जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाओगे, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उससे पहले डी के ये 10 एलिमेंट्स और आ जाएंगे, और
डी के 10 एलिमेंट और आएंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट के साथ यहाँ पर क्या होगा, हर एक एटॉमिक नंबर के साथ एक एक प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में इंक्रीज होता जाएगा, जिससे क्या बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। दैट्स राइट। तो हर एटम के साथ, हर एटॉमिक नंबर के साथ जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज होता है, बट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर होता है डी के अंदर, ऐसा डी ब्लॉक में पढ़ोगे तो यहाँ ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड और उसके बाद होता है फोर्थ सेल, ये होता है फोर्थ सेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इस गैलियम का लिखोगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में गया, सेकंड में गया, थर्ड में गया, फिर इलेक्ट्रॉन पहले 4 गैस में चला जाता है, यहाँ 20 के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3 के डी में, डी में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर डी में आएगा, डी में आएगा, डी का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए डी जो है ना वो इस एस को बहुत अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता, दैट्स राइट, इसको रिपेल नहीं कर पाते क्योंकि डी की साइज काफी बड़ा होता है इसलिए। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, हर बार एक एक प्रोटॉन जो है वो ऐड होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ती रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं कर पाता, रिपेल नहीं कर पाएगा तो फिर ये न्यूक्लियस इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा। तो हर एटॉमिक नंबर के साथ जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बढ़ता है वो प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल का साइज काफी बड़ा है इसलिए जब ऐसे ऐसे करते 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 साइज छोटा होता 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 जब गैलियम तक पहुंचेगा तो गैलियम का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, और वो किससे छोटा हो जाता है, एल्यूमिनियम से भी स्मॉलर हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, 10 डी एलिमेंट्स या 10 एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है ना, उनके कारण से गैलियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है। अब बात गैलियम के बाद इंडियम की हो गई है और थैलियम की हो गई है। तो इंडियम से जब हम थैलियम पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो देखना, इंडियम से जब हम थैलियम पर जाते हैं, तो इंडियम से जब हम थैलियम पर जाते हैं तो यहाँ पर 14 एलिमेंट आते हैं लेंथेनोड सीरीज के, लेंथेनोड सीरीज के 14 एलिमेंट आते हैं, और लेंथेनोड में भी ऐसा ही होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता 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 रहेगा, तो यहाँ साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए थैलियम का साइज जो है वो इंडियम के अप्रॉक्स इक्वल ही होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज के यहाँ पर, लेंथेनोइड सीरीज के यहाँ पर 14 एलिमेंट होते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो उनके अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है और उस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि साइज बड़ा होना चाहिए था गैलियम का बट छोटा होता है, कारण atomic radius of gallium is less than aluminum because the presence of 10 d electron or 10 d elements in d block, that's right, 10 d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, जिससे क्या होता है हर एलिमेंट के साथ में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज रहता है गैलियम के अंदर, जिससे साइज जो है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और थैलियम और इंडियम में क्या लगेगा, प्रेजेंस ऑफ लेंथेनोइड एलिमेंट, 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं लेंथेनोइड वाले वहां पर, तो वहां लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है जिससे साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी नंबर 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऊपर से नीचे जाओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज बढ़ेगा इसलिए क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता है साइज में वेरिएशन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम कम होती जाएगी कम होती जाएगी, तो देखिएगा बोरॉन में सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, एल्यूमिनियम में थोड़ा कम देनी पड़ेगी, गैलियम में और कम देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कम नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बड़ा है, ये छोटा है, दैट्स राइट, इसलिए यहाँ उल्टा हो गया है। उसके बाद यहाँ और कम देनी पड़ेगी, और यहाँ भी साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, तो यहाँ से यहाँ, तो सबसे कम जो एनर्जी आपको देनी पड़ी है वो कहाँ देनी पड़ी है, इंडियम को देनी पड़ी है। इंडियम से ज़्यादा जो एनर्जी देनी पड़ी है वो किसको देनी पड़ी है, इंडियम से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है आपको किसके अंदर, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम से ज़्यादा जो देनी पड़ी है आपको इंडियम, इंडियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में एल्यूमिनियम उसके बाद में फिर कौन, गैलियम, गैलियम के बाद थैलियम और उसके बाद में है आपका बोरॉन, ये आउट होता है। द डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम,
बोरॉन से एल्यूमिनियम पर जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई है क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया इसलिए। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम, गैलियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये वाली, दैट्स राइट, ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी क्योंकि गैलियम का साइज बहुत छोटा है। देन एल्यूमिनियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, डी के जो इलेक्ट्रॉन उनकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको अच्छे से रिपेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए साइज बहुत छोटा हो गया है, वो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ज्यादा नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ थैलियम, थैलियम जो है उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी होनी चाहिए थी सबसे कम, बट ज्यादा हो गई है। ज्यादा हो गई है क्यों, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है, पुअर स्क्रीनिंग हो रही है, किसके कारण से, इनर एफ इलेक्ट्रॉन के कारण से, या लेंथेनोइड जो एलिमेंट वहां पर बैठे हैं ना उनके कारण से वहां पर क्या हो गई है, एक्स्ट्रा में 30, एक्स्ट्रा में वहां पर 14 एलिमेंट और प्रेजेंट है, जिसके कारण से जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ वहां पर, और साइज जो था वो बहुत छोटा रह गया वहां पर, और जो सील्डिंग है वो बहुत कम हुई है वहां पर। इस सेम फैक्टर वही लगेगा जो यहाँ एल्यूमिनियम गैलियम में लगा, वही यहाँ पर लगेगा किसमें, इंडियम और थैलियम में। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बाद नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तो हमें पता है अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज ही होती चली जाएगी। देख लीजिएगा क्योंकि क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बोरॉन की इतनी, फिर कम कम कम, लेकिन नीचे जाने पर देखिएगा जो कम हुई, नीचे जाने पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि बेटा नीचे जाने पर जो जेड इफेक्टिव है ना वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में जाकर के थोड़ा सा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हो गई थी एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कौन से हैं वो पढ़ा। उसके बाद फिर हमने उनका अक्यूरेंस पढ़ा, बोरोन का और एल्यूमिनियम का, बाकी के जो होते हैं वो तो बहुत रेयर होते हैं। नई होनियम जो होता है बेटा ये रेडियो एक्टिव सिंथेटिक होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है सबका। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उनका साइज पढ़ा है। साइज के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एल्यूमिनियम गैलियम, इंडियम थैलियम वाले। यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 10, यहाँ पर एफ के 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं, लेंथेनोइड एलिमेंट आ गए हैं, जिससे इसका साइज बहुत छोटा हो गया है। पुअर सील्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं, या हाई जेड इफेक्टिव कह सकते हैं। उसी से इनकी ईएन में भी चेंज आता है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी चेंज आता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी चेंज है और ईएन में भी चेंज होता है। अब आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा क्या क्या है। बोरॉन को हमने कही दिया था कि नॉन मेटेलिक होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड होगा, साइज बहुत छोटा है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है, एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म, बहुत सारी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होने के कारण से, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हार्ड होता है, नॉन मेटेलिक होता है। बाकी के जो मेंबर होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और कैसे मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, उन आसानी से पिघल जाता है। एल्यूमिनियम देखो बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। गैलियम जो है इसका तो मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, विद यूजुअली बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, 303 केल्विन के ऊपर ही ये तो मेल्ट हो जाता है। 303 का मतलब कितना हो गया है, 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मली सर्दियों से थोड़ा सा बाद में ही इतना टेम्परेचर हो जाता है, गर्मियों में तो 40 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, तो गैलियम मेल्ट हो जाता है। कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, समर के अंदर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन गैलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, देखिएगा इतना ज़्यादा होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर मेजर करना हो कहीं पर तो उसके लिए जो जो थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं, वो थर्मामीटर किसके बनाए जाते हैं, गैलियम के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मेल्ट तो हो जाएगा बहुत इजीली बट बॉयल नहीं होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर मेजरिंग के जो थर्मामीटर्स होते हैं वो थर्मामीटर्स इसी से बनाए जाते हैं। डेंसिटी क्या होती है आपको पता है, डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास भी इंक्रीज होता है बट वॉल्यूम जो होता है ये तो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है।
ऐसा ही है क्या? नहीं, मास भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, बट वॉल्यूम में तो थोड़ा सा चेंज आता है, बट मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। 13 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट हो गई है, एमपीबीपी हो गया है, और साथ में क्या हो गया है, उनकी डेंसिटी हो गई है। इसके साथ 13 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी जर्नल जो प्रॉपर्टी थी, जर्नल कौन कौन सी, उनका क्यूरेंस, एटॉमिक और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक बार मैं सारा दिखा देता हूँ, आप इजीली इसको पॉज करके और स्क्रीनशॉट्स जो है वो ले सकते हैं और अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल।